हेलो एंड वेलकम टू फार्मालिक्स वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। तो जीपैट के रैपिड रिवीजन सीरीज में हम चल रहे थे। आज हमारा रैपिड रिवीजन का ये 5th सीरीज है। आज का जो हमारा प्राइमरी टॉपिक रहने वाला है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से रिलेट करते हुए हम अदर चैप्टर्स की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं, पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स, नए एस्पिरेंट्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस रैपिड रिवीजन सीरीज का जो मेन टारगेट है कि जितने भी बच्चों ने जो भी पढ़ा हुआ है उस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें, और जो भी चीज़ें छूट गई हैं बीच में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स छूट गए हैं, उन चैप्टर्स को भी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, उन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, जिससे कि जैसे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हम उनको ईजिली अटेम्प्ट कर सके। देखो, फार्माकोलॉजी एक बहुत ही वाइड रेंज कवर करता है, हमारे जीपैट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट हो जाता है। और फार्माकोलॉजी में मेजर टॉपिक, मेजर चैप्टर्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन, यानी कि इनमें से कौन सा एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन है। सीधा सीधा आपके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, कुछ चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बात करें सर, NSAID से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपके क्वेश्चन एंटी डायबिटिक ड्रग से आते हैं, एंटी कैंसर से आते हैं, एनेस्थेटिक से आते हैं, और बात करें कोलिनर्जिक्स, एड्रीनर्जिक्स, और इनके अलावा भी एंटी रूमेटिक, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ये सभी चीज़ों आप नोट कर लें और इनकी क्लासिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं। आप पिछले 4 साल के पेपर उठाएंगे तो जितने भी चैप्टर्स मैंने बोले हैं इन सभी से लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सा एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन है। भाई, क्या पाइपेरासिलिन है? सर बिल्कुल है। क्या एजोलोसिलिन है? सर ये भी है। टिकारसिलिन है? सर ये भी है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही हो जाने वाला है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन क्या होती हैं? ऐसी ड्रग जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होती हैं, जिनमें सूडोमोनास एरेगोनोसा स्पीसीज भी आती है। सेकंड बात करें तो सर ये 2 टाइप्स की होती हैं। इनमें 2 टाइप में, एक होता है हमारा कार्बोक्सी पेनिसिलिन और एक होता है यूरिडो पेनिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में 2 एग्जाम्पल आते हैं सर, टिकारसिलिन एंड कार्बेनिसिलिन। और यूरिडोपेनिसिलिन की बात करें तो यहाँ पे पाइपेरिसिलिन आती है। इसी के साथ इसको हम नीचे क्लासिफिकेशन में भी लर्न कर सकते हैं यहाँ से, और इसकी या तो फिर हम एक ट्रिक भी बना के लर्न कर सकते हैं कि माफिया सूडोमोनास चैलेंज फार्मासिस्ट, यानी एक माफिया है जिसका नाम क्या है? सूडोमोनास। वो किसको चैलेंज करता है? फार्मासिस्ट को चैलेंज करता है कि तू मुझे मार के दिखा। तो फार्मासिस्ट कौन सा ड्रग लाता है? एंटी सूडोमोनास ड्रग को ले आता है, जिनकी ये कुछ क्लासिफिकेशन होती है। अब एम से आपको ये पूरे से आपको लर्न करना है। एम से क्या हो जाएगा? मीरोपिनाम। ए से एस्टियोनाम। एफ से आ जाएगा फ्लोरोक्विनोलिन्स, सारे के सारे फ्लोरोक्विनोलिन्स एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। आई से इमिपिनेम। ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। पी से पाइपेरासिलिन। सी से सेफ्टाजिडिम। एंड जो दोबारा सी आएगा उससे क्या हो जाएगा सर? सेफेपिम। इन दोनों को मर्ज करके आप सीधे सीधे आपसे ऑप्शन में सेफेलोस्पोरिन्स भी लिख सकता है, वो भी हमारा सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। सीधा क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ बीटा लैक्टमेजेस के। तो भाई बीटा लैक्टमेजेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सर ब्लॉक करता है ट्रांसग्लाइकोलेशन। क्या ऐसा हो सकता है क्या? इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेशन। क्या ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक करता है? या फिर इनहिबिट द बैक्टोप्रिनॉल फॉस्फेट। क्या ये हो सकता है क्या? या फिर ऑटोलाइसिन्स। अब देखो इस चीज को कैसे हम समझेंगे। यहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है कि बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, जो सही ऑप्शन है वो वहीं का वहीं रह जाने वाला है। और तो भाई बीटा लैक्टमेजेस का जो मैकेनिज्म होगा, देखो सबसे पहले हम ट्रांसग्लाइकोलेशन को देखते हैं। तो भाई ट्रांसग्लाइकोलेशन कौन कराता है? ट्रांसग्लाइकोलेशन हमेशा किसका काम था सर? वैनकोमाइसिन का काम था। तो वैनकोमाइसिन क्या करता है? ट्रांसग्लाइकोलेशन कराता है, यानी कि जो भी म्यूरिन यूनिट्स आती हैं उनको क्या करता है? आपस में जोड़ता है, ज्वाइन करता है।
ठीक, अब ट्रांसपेप्टाइडेशन की बात करें तो ये काम होता है हमारे बीटा लैक्टमेजेस का। ये क्या करते हैं सर, जो एंजाइम होती है ट्रांसपेप्टाइडेजेस, इनको क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं सर, इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेशन, और यही हमारा सही आंसर होने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी हम सी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बैक्ट्रोपिनॉल फॉस्फेट क्या करता है। देखो, जब भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसमें म्यूरिन यूनिट क्या होती है सर, मेम्ब्रेन के बाहर आती हैं। अब इस मेम्ब्रेन के बाहर आने के लिए इनको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है बैक्टोप्रिनॉल। बैक्टोप्रिनॉल ही इनको मेम्ब्रेन से बाहर ले आता है, इन म्यूरिन यूनिट्स को। अब यहाँ पे बैक्टोप्रिनॉल ही नहीं रहेगा तो म्यूरिन यूनिट बाहर नहीं आएंगी और जो सेल वॉल है वो बन नहीं पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इनका काम कौन रोकता है, इनको रोकता है सर बेसिट्रेसिन। कौन रोकता है, बेसिट्रेसिन, ये ड्रग है। अब ऑटोलाइसिन की बात करें तो यहाँ पे ऑटोलाइसिन तो बिल्कुल नहीं होता, ऑटोलाइसिन के लिए डिफरेंट ड्रग हम यूज़ करते हैं। तो सही आंसर हमारा होने वाला है इनहिबिट द ट्रांसपेप्टाइडेशन। आइए इनकी हम एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। देखो, साइक्लोसेरिन की बात करें, यहाँ पे हम बेसिकली 4 ड्रग पढ़ेंगे। पहला है हमारा साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन क्या करता है, प्राइमरीली डिसरप्ट करता है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। देखो, इन सबको जानने से पहले सीधे सीधे जान लो कि जितनी भी पेनिसिलिन्स हैं और सेफेलोस्पोरिन्स हैं, ये क्या करती हैं, सेल वॉल इनहिबिटर हैं। किस चीज़ की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल। देखो, बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो क्या उसके अंदर के कंटेंट जिंदा रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो अगर हमने सेल वॉल तोड़ दिया तो बैक्टीरिया क्या कर जाएगा सर, डेड हो जाएगा। इसीलिए हम पेनिसिलिन्स और सेफेलोस्पोरिन्स को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इनकी कैटेगरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि साइक्लोसेरिन, ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड से ही मिलकर यहाँ पे सेल वॉल बनेगा, म्यूरिन और नैम और नैग यूनिट्स बनती हैं, आपने सबने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर इन पेप्टाइड्स का जो सिंथेसिस है ये रोक देता है कौन, साइक्लोसेरिन। हम इसको कैसे याद करते हैं सर, साइकिल से लर्न करते हैं कि भाई साइकिल होती है, उस चीज़ से हम साइक्लोसेरिन याद करेंगे। अब सेकंड बात है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन क्या करता है, बैक्ट्रोपिनॉल फॉस्फेट, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से जो म्यूरिन यूनिट होती है इसके बाहर आना होता है, तब जाके इसका जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये बाहर आने के लिए एक जो यहाँ पे इनके हेल्पर हैं बीपी, इनका यूज़ करती हैं। बीपी कौन है, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। बीपी का मतलब है बैक्टोपिनॉल फॉस्फेट। ठीक है, बैक्टोपिनॉल फॉस्फेट की वजह से ये बाहर आती है। अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो क्या ये बाहर आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, और सेल वॉल का भी फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। तो इनके लिए हम क्या ट्रिक लर्न करते हैं, इनके लिए हम ट्रिक लर्न करते हैं बस। क्या लर्न करेंगे, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा साइकिल, अब साइकिल के अलावा नीचे कौन आई, बस। अब बस क्या करती है, बैक्टोपिनॉल फॉस्फेट को इनहिबिट करती हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, म्यूरिन यूनिट आउटसाइड नहीं आ पाती। थर्ड बात करें तो हमारे पास कौन है, वैन। वैन यानी कि वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन क्या करता है, ट्रांसग्लाइकोलेशन करता है। मान लो ये जो म्यूरिन यूनिट है ये बाहर आ गई और अब इनको क्या करना पड़ेगा सर, आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरा जो सेल वॉल है वो क्या होगा, बन पाएगा। अब इनको ज्वाइन करने को कहते हैं ट्रांसग्लाइकोलेशन, और इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इस एंजाइम को अगर हम ब्लॉक कर दें तो क्या हो जाएगा सर, ये ज्वाइन नहीं होंगी और इनका जो सेल वॉल है वो नहीं बन पाएगा। तो इस चीज़ को कौन इनहिबिट करता है सर, वैनकोमाइसिन। क्या करता है सर, वैनकोमाइसिन इस चीज़ को इनहिबिट करता है। लास्ट आता है बीटा लैक्टेमेजेस, जो कि इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टाइडेशन, यानी कि जो पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, इनको बंद कर देता है। ठीक, अब फिर बात करते हैं कि यहाँ पर सर हम कैसे लर्न करेंगे कि कौन कौन सी साइडल है, यानी कि इनमें से कौन कौन सी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो साइडल होती है। दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैक्टीरियोस्टेटिक और एक होती है बैक्टीरिसाइडल। साइडल मतलब जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देती हैं, और एक होती है बैक्टीरियोस्टेटिक जो बैक्टीरिया को सिर्फ प्राइमरीली क्या करती हैं, उनके प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करती हैं और उनको क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, उनका जो कंटेंट है वो कम कर देती हैं। ठीक, अब यहाँ पे साइडल वाली ड्रग्स के लिए हमने ट्रिक्स बनाया हुआ है कि पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन आर वेरी साइडल फॉर माइक्रोब्स। तो पेनिसिलिन तो साइडल हो गई, सेफेलोस्पोरिन भी साइडल है। अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैनकोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन एंड मेट्रोनिडाजोल AVCM जो हमने यहाँ से लिया है, इनमें हम अमाइनोग्लाइकोसाइड, वैनकोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन एंड मेट्रोनिडाजोल, इनको भी हम क्या बता देते हैं सर, ये क्या है, सारी साइडल हैं। तो ये सभी एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, साइडल हैं। तो अगर कहीं आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स साइडल होती हैं, तो इनमें से अगर जहाँ पे भी ये ऑप्शन दिख जाए, इन सभी एंटीबायोटिक में से कोई एक भी अगर वहाँ पे दिख जाए तो आपको उनको साइडल मार्क कर देना है, और अगर सभी दिख जाए तो आपको ऑल ऑफ द अबव मार्क कर देना है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पेनिसिलिन गिवन ओरली ओनली पेरेंटली, देखो पेनिसिलिन जो कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंटली दी जाती है, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, उनका और कोई मोड ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, यानी कि ओरली नहीं दी जाती है। अब क्या आती है इसमें, कौन सी देखते हैं, क्या पाइपेरासिलिन दी जाती है? सर बिल्कुल दी जाती है। क्या कार्बेनिसिलिन दी जाती है? सर बिल्कुल दी जाती है। क्या टिकारसिलिन दी जाती है? जी हाँ सर, ये भी दी जाती है। तो इसका भी जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन? देखो शुरू में जब पेनिसिलिन आई, सबसे पहले हम बात करें हमारे पेन जी की, तो पेनिसिलिन जी क्या थी सर? एसिड रेजिस्टेंट नहीं थी, यानी कि जब भी हम इसको इंटेक करते थे हम हमारे स्टमक में ये क्या हो जाती थी, डिग्रेड हो जाती थी, ये एसिड में स्टेबल नहीं थी। तो इसके बाद जो पेनिसिलिन आई वो क्या हुई सर, उनको हम ओरली इंटेक करने लगे। ओरली इंटेक करने लगे तो क्या हुआ, वो क्योंकि हम वो एसिड में स्टेबल थी, हमारे स्टमक में जो एसिड होता है उसमें जाने के बाद भी वो काम करती थी, अपना इफेक्ट दिखाती थी, इसलिए उन्हें बोला गया एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, यानी कि ऐसी पेनिसिलिन जो कि एसिड के रहते हुए भी काम कर लेंगी। तो भाई ऐसी कौन कौन सी हैं? क्या अमोक्सिसिलिन को हम ओरली लेते हैं? सर बिल्कुल लेते हैं। डाइक्लोक्सासिलिन को ओरली लेते हैं? सर बिल्कुल लेते हैं। क्लोक्सासिलिन को भी ओरली लेते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इनका आंसर हो जाएगा। देखो इसका ट्रिक बड़ा छोटा सा है कि जितनी भी चीज़ों को हम ओरली लेते हैं, जितनी भी पेनिसिलिन को हम ओरली लेंगे वो क्या होंगी सर? एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होगी। अमोक्सिसिलिन सीवी आपने नाम सुना ही होगा ड्रग का, डाइक्लोक्सासिलिन भी आपने कभी न कभी सुना होगा, क्लोक्सासिलिन को भी आपने सुना ही है। तो ये सभी ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा सर? आंसर होने वाला है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप लर्न करेंगे वोडका, ठीक है, ये सिर्फ लर्न करने के लिए है, बाकी और किसी काम के लिए नहीं है। तो पेनिसिलिन वी जो है ये एसिड रेजिस्टेंट है। ऑक्सासिलिन की बात करें तो ये भी एसिड रेजिस्टेंट है। डिक्लोक्सासिलिन भी एसिड रेजिस्टेंट है। यहाँ पर कैच है कि सर के की जगह यहाँ पर आपको सी याद रखना है। क्लोक्सासिलिन की बात करें तो ये भी क्या है? एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। एंड एम्पिसिलिन एंड एमोक्सासिलिन तो आप सभी को मालूम ही है। तो इस ट्रिक की मदद से आप लर्न कर सकते हैं एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, कम टाइम में हमें ज़्यादा कवर करना है, इस वजह से थोड़ा तेज चलेंगे, क्योंकि भाई सेशन का नाम ही है रैपिड रिवीजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन करने को कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है M2 आयन चैनल इनहिबिटर, एंटी वायरल चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन है। तो एंटी वायरल चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो M2 आयन चैनल इनहिबिटर्स की बात करें तो क्या इनके आंसर में अमांटाडीन है? बिल्कुल सर, अमांटाडीन आता है। पैरामेवीर है? बिल्कुल नहीं सर, वीर वाली कोई ड्रग्स नहीं आती। बेलोक्सावीर भी नहीं आएंगी, इसमें भी वीर है। एन्फोवर्टाइड भी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया सर? अमांटाडीन हो गया। पढ़ेंगे कैसे सर? इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि भाई अमांटाडीन क्या करती हैं? M2 आयन चैनल इनहिबिटर्स हैं, इसमें आती है अमांटाडीन, रेमांटाडीन। चाहे तो आप डायरेक्ट क्लासिफिकेशन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये मेरी क्लास की ही नोट्स है, जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था उस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हो। और बात करें जितनी हमारी वीर वाली ड्रग्स थी वो क्या थी सर? न्यूरा इम्यूनिडेज इनहिबिटर, इसमें आती है ओसल्टामिविर, पेरमाविर, जैनमाविर, ठीक। तो यहाँ से आप क्लासिफिकेशन को लर्न भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी क्लासिफिकेशन के साथ इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे भी हम ज़रूर ध्यान देने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम क्लास चैप्टर की बात करें तो दीज आर एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हर एक चैप्टर को मैं इसलिए यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर भी पता चलता रहे कि कौन से चैप्टर में किस जगह से क्वेश्चन आ रहा है। हम सिर्फ उसी जगह को पढ़ेंगे, उस ई एरिया पे फोकस करेंगे और उसी को रिवाइज करके हम एग्जाम देने जाएंगे। इतना पॉसिबल नहीं है कि इस 10 से 12 दिन के अंदर आप पूरे की पूरी फार्माकोलॉजी को फिर से उठाओ, फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज करो। जिन्होंने 1-2 बार रिवाइज कर लिया है उनके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ फोकस टॉपिक ही हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनके मैसेज आते हैं, टेक्स्ट आते हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज़्यादा कैसे हम कर सकते हैं। तो भाई कम टाइम में ज़्यादा कवर करने के लिए एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करें, MCQ वाले क्वेश्चंस देखें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं कि हम किस जगह पे हैं, अपने आप को उसी इवेल्युएशन क्राइटेरिया से देखें। अब DOC, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जेनिटल हर्पीज़। हर्पीज़ की बात जहाँ भी आ जाए आप सभी को एक ही चीज़ याद रखनी है, ए साइक्लोवीर। और हमने पढ़ा है ए साइक्लोवीर जहाँ पे भी आ गया आपको एक चीज़ याद रखनी है, प्रोड्रग। अब देखो यहाँ से आपकी कहानी बहुत इजी हो जाने वाली है। तो यहाँ पे सीधे सीधे पहले तो इसका आंसर मिल गया, कौन है सर? ए साइक्लोवीर हमारा सही आंसर रहने वाला है। आइडोक्सोरिडीन, फोस्कार्डिन, ट्राइफ्लोरिडीन सेम चैप्टर की ड्रग्स हैं, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती हमारे जेनिटल हर्पीस के लिए, ठीक। तो भाई ए साइक्लोवीर क्या है? प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, सिंथेटिक है, इफेक्टिव होता है हमारे HSV1 HSV2 में, देन विरी जुएरा वॉस्टर वायरस,
फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जान लेना कि भाई ये क्या है, सबसे तेज एक्ट करने वाली ड्रग है। एसाइक्लोवीर हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट HSV1 एंड यूज्ड टॉपिकली। तो यहाँ पर इनको हम ओरल मोड से भी लेते हैं, टॉपिकल मोड से भी लेते हैं और IV एडमिनिस्ट्रेशन भी हम इनका मौजूद है मार्केट में। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये क्या करता है, DNA पॉलीमरेज के इनएक्टिवेशन को इरिवर्सिबली क्या करता है सर, बंद कर देता है। यानी कि जो DNA पॉलीमरेज हैं उसके एक्टिवेशन को बंद कर देगा और वो कभी एक्टिवेट ही ना हो पाएगा तो क्या होगा सर, जो फर्दर जो आपकी हर्पीस का आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा सर, रुक जाएगा। जब किसी चीज़ का DNA पॉलीमरेज ही बंद हो जाएगा तो क्या उनकी आगे की मशीनरी काम करेगी, क्या क्या उनकी आगे की बॉडी फॉर्मेशन होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसाइक्लोवीर का होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड बोन मैरो सप्रेशन। ठीक, इनसे मिलती जुलती ड्रग्स आती हैं वेलसाइक्लोवीर एंड फैमसाइक्लोवीर, दोनों ही क्या होती हैं सर, प्रो ड्रग होती हैं, आगे चल के एसाइक्लोवीर में कन्वर्ट होती हैं और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कॉजेज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स। देखो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि टीथ का डिस्कलरेशन करता है, यानी हमारे टीथ को कैसे कर देता है सर, ये येलोइश कर देता है, पीला कर देता है। ठीक, या फिर कुछ लोग ग्रेइश भी कहते हैं, और जो बोन्स होती हैं उसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक, अब ऐसी में आपको सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक में ऐसी सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक है और वो कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन्स है। बाकी एंटीबायोटिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम टेट्रासाइक्लिन को डिस्कस करेंगे। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है सर, 30S राइबोसोम से बाइंड करेगी और क्या करेगी सर, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। ये हो गया इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और अब इनकी आगे की अगर हम बात करेंगे तो भाई टेट्रासाइक्लिन करती क्या है, देखो टेट्रासाइक्लिन जब भी, देखो पहले तो छोटे बच्चों में बिल्कुल मना होती है, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी ये मना होती है। यानी कि क्या होती है सर, टेरेटोजेनिक होती हैं, टेरेटोजेनिक यानी कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल वना होती हैं। एंड लेस देन 8 ईयर्स यानी 8 साल से बड़े बच्चे को ही चलती हैं। अगर बच्चा इससे छोटा है तो उनके लिए ये क्या होती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। One of the side effect of tetracyclines is incorporation into tissue that are calcifying at the time of their administration। ये क्या करता है सर, बेसिकली कैल्शियम के साथ चिलेट फॉर्म करता है और वहाँ पर उस कैल्शियम को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, जिससे टीथ, कार्टिलेज, बोन्स ये सब में क्या होता है सर, डिस्कलरेशन होता है। तो बात करें छोटे बच्चों की, तो वहाँ पर जो उनके टीथ्स होते हैं ना, वो आड़े टेढ़े आने शुरू होते हैं जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स क्या करती हैं सर, जब भी वो अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे टेट्रासाइक्लिन्स कंज्यूम करते हैं या फिर छोटे बच्चों को टेट्रासाइक्लिन्स दे दिया जाता है। अब इनके अदर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अदर साइड इफेक्ट्स में किडनी डैमेज आता है, क्योंकि ये क्या करते हैं सर, रीनल डिसफंक्शन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। एंटी एनाबोलिक इफेक्ट आता है, फोटोटॉक्सिसिटी, डायबिटीज़ इंसिपिडिस कॉज करते हैं, लीवर डैमेज कॉज करते हैं, डेंटाइटिशन एंड बोन वीकनिंग कॉज करते हैं, एपीगैस्ट्रिक पेन भी होता है, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, आपके ईयर्स में भी इनसे क्या होता है, पेन होता है, एंड सुप्रा इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। इनके ये प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स हैं। इनको लर्न करने की जो ट्रिक है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कैसे लर्न करेंगे, आपको देखना है कपिल देव्स। क्या लर्न करना है सर, कपिल देव्स। के फॉर किडनी डैमेज, ए फॉर एनाबोलिक इफेक्ट, पी फॉर फोटोटॉक्सिटी, आई फॉर इंसिपिडेस डायबिटीज, एल फॉर लिवर डैमेज, डी फॉर डेंटिटिशन एंड बोन वीकनेस, ई फॉर एपिगैस्ट्रिक पेन, वी फॉर वेस्टिबुलर टॉक्सिटी एंड एस फॉर सुप्रा इन्फेक्शन। हर एक जो क्वेश्चन है उसके लिए अलग डिफाइंड ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि 8 साल के से छोटे बच्चों को ये प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके जो टीथ्स होते हैं वो कैसे हैं सर, आड़े तिरे आते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 4 months ऑफ जेस्टेशन, स्टेनिंग ऑफ बेबीज डेसिडियस टीथ नॉट परमानेंट टीथ, यानी कि जो ये टीथ्स होते हैं इनमें कैसे होता है, येलो और ब्राउनिश डिस्कलरेशन हमको देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी और चीज़ों को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे। तरफ एंटीबायोटिक सेफ इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स जो प्रेगनेंसी में सेफ हैं उनके अलावा बताना है, यानी कि वो जो सेफ नहीं है उसको सिर्फ मार्क करना है। ठीक, तो यहाँ पर बात करें कि सर टेट्रासाइक्लिन क्या प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी भी बात करा है सर, डेसिडियस टीथ कॉज करता है, डिस्कलरेशन कॉज करता है, बोन्स में वीकनेस कॉज करता है, डायबिटीज इंसिपिडिस कॉज करता है, किडनी टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो टेट्रासाइक्लिन तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन्स में। ठीक है, बात करेंगे अगर हम अपनी कि सेफेलोस्पोरिन की, सर बिल्कुल सेफेलोस्पोरिन हम दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं।
पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन भी दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे कौन हो जाने वाला है, ए टेट्रासाइक्लिन हो जाने वाला है। देखो क्वेश्चंस में कई बार लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देखा, अच्छा प्रेगनेंसी की बात हो रही है, सेफ बात हो रही है, फटाफट मार्क कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि लास्ट में एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब सेफ वाले को नहीं, अनसेफ वाले को मार्क करना है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि भाई देखो यहाँ पर एक ट्रिक है कि कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटर होती हैं जो कि नहीं दी जानी चाहिए प्रेगनेंसी में, और कौन कौन सी प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं जिनको हम प्रेगनेंसी में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात करें तो सेफ मॉम टेक्स रियली गुड केयर, यहाँ पे इनके इनिशियल्स को और सेफ को पूरा ही लेंगे, ये हमारी ट्रिक होने वाली है। तो सेफ की बात करें तो सल्फोनामाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एरिथ्रोमाइसिन, MTRGC की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन्स, रिबाफेरिन, ग्रेसियोफल्विन एंड क्लोरमफेनिकॉल होने वाला है। एंड जो सेफ की बात करें तो आपको ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हैं, दिए जानी चाहिए, तो भाई यहाँ पर होती हैं CAMP कैंप, C फॉर सेफेलोस्पोरिन, A फॉर अमोक्सिसिलिन, M फॉर माइक्रोलाइट्स एंड P फॉर पेनिसिलिन। तो इन दोनों ही तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे सेफ हो चाहे कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, दोनों ही सॉल्व हो जाते हैं। ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ें क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है मैच द फॉलोइंग, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनहिबिशन ऑफ। देखो पेनिसिलिन जो है वो इनहिबिट करती है किसी चीज़ को जिससे उनका एंटी माइक्रोबियल एक्शन देखने को मिलता है, यानी कि माइक्रोब्स को कम करने के लिए वो किस चीज़ को इनहिबिट करती हैं। क्या प्रोटीन को इनहिबिट करती हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्या सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं? जस्ट सर, बिल्कुल सही। सेल वॉल को डैमेज करने वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कौन होती हैं? पेनिसिलिन होती हैं। क्या डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है हमारा सेल वॉल सिंथेसिस होने वाला है। नेक्स्ट इनकी एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आप इनको समझ सकते हो। देखो कुछ हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं। सेल वॉल को इनहिबिट करने वाली को हम क्या कहते हैं सर? या तो इनको पेनिसिलिन कह दो या तो सेफेलोस्पोरिन्स कह दो, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पर आती है हमारी टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एंड साथ में बात करें सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तो यहाँ पर भी तमाम एंटीबायोटिक्स आती हैं जिनको आपको आगे आने वाली क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली बेसिकली यहाँ पे डीएनए गायरेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम किसको डिस्कस करेंगे? आप सभी को पता है, क्लोरोक्लोन्स को, जी हाँ, फ्लोरोक्विनोलोन्स को बात करेंगे। इनकी बात भी हम आगे क्वेश्चंस में लेने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको यहाँ पर बहुत कम टाइम देंगे, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब सही नहीं है। तो सेफ्पिरोम ज्यूटर कैरेक्टर इंक्रीजेस बेटर पेनिट्रेबिलिटी टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जी हाँ बिल्कुल सही। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज हाईएस्ट विथ सेफेलोरोडीन। एंड यहाँ पर बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिटी, जी हाँ बिल्कुल, सेफेलोड्रिन का जो नेफ्रोटॉक्सिटी है वो क्या होता है? सबसे हाई होता है। फर्स्ट जनरेशन ड्रग शोज मेनली एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू ड्रग, ठीक है। ये बात जो है क्या है? गलत है। जो कि फर्स्ट जनरेशन की होती है वो एडवर्स इफेक्ट ब्लड से रिलेटेड नहीं शो करती हैं। डी की बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिटी हाईएस्ट होती है सेफेलोड्रिन की, तो ये बात भी हमारी क्या है सर? सही होने वाली है। तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पे निकल के आया दैट इज फर्स्ट जनरेशन ड्रग शो मेनली एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। ये क्या है सर? गलत स्टेटमेंट है। अब DEC यानी कि डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट इज यूज्ड फॉर, देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि दिसंबर के महीने में क्या होता है? फाइलेरियासिस। क्या होता है सर? फाइलेरियासिस। तो ये क्या है? DEC फाइलेरियासिस। अब इसमें जहाँ पे भी आपको फाइलेरियासिस दिख रहा है वो क्या होगा? सही आंसर। ये जिनने भी हमसे पढ़ाई करी है, हमारे नोट्स लिए हैं, हमसे क्लासेस करी है, क्रैश कोर्स करा है, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा होने वाला है, वो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी रिवीजन के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी भी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो भाई DEC की बात किया, इसके सही आंसर फाइलेरियासिस था। देखो इन सभी को यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक टेबल दे रखा है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो डाईइथाइल कार्बामाजिन फाइलेरियासिस के लिए यूज होता है। तो ये करता क्या है? डैमेज करता है माइक्रोफाइलेरियल मेम्ब्रेन को। माइक्रोफाइलेरियल मेम्ब्रेन क्या होती है सर? ये बेसिकली हमारे वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि फाइलेरियासिस कॉज करता है इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसके
फाइलेरियल मेम्ब्रेन को क्या करता है सर, ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये मर जाता है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो पूरी साइकिल है ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन DEC को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये किस फॉर्म में आता है सर, टैबलेट फॉर्म में आता है। टैबलेट फॉर्म में आने का मतलब हम इनको ओरली इनटेक करते हैं। डोजेज फॉर्म कैसा होता है सर, टैबलेट फॉर्म में होता है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सा डिजीज़ जो है वो कॉज होता है, और उसके लिए हम कौन सी जो मेडिसिन है, बेसिकली एंटी एलिमेंथिक मेडिसिन है, वो हम लेते हैं। तो भाई इन सभी मेडिसिन को, इन सभी एंटी एलिमेंथिक ड्रग्स को आप लर्न करोगे। इनसे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश कैन नॉट बी गिवन इन द रीनल टॉक्सिसिटी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है डैश कैन नॉट बी गिवन इन रीनल टॉक्सिसिटी। देखो ध्यान देने वाली बात है, कैन नॉट, रीनल टॉक्सिसिटी में कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है इनमें से जो नहीं दिए जानी चाहिए। देखो सबके लास्ट में साइक्लिन लगा हुआ है, तो ये सारे ही क्या है सर, टेट्रासाइक्लिन्स है। अब टेट्रासाइक्लिन्स में तो आपको पता है जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है ये क्या होती है सर, टेराटोजेनिक होती है। साथ ही साथ अभी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कपिल देव से, तो के से क्या था सर, किडनी फेलियर कॉज करता है, किडनी डैमेज कॉज करता है। तो रीनल टॉक्सिसिटी में इनको हम ऑलरेडी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमारा पहला ही आंसर सही होने वाला है, टेट्रासाइक्लिन। देखो इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर कुछ और ऑप्शंस होते तो वहाँ पर उनके लिए हम किसका इस्तेमाल करते सर, उनके लिए हम डैंसर का इस्तेमाल करते। तो यहाँ से जो ड्रग्स होती है वो हम निकालते और उनके हिसाब से फिर हम आंसर मार्क करते। देखो सभी ट्रिक को लर्न करना है, उस ट्रिक से ही हम अपने आने वाले एग्जाम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, एंटीबायोटिक सेफ इन रीनल डिस्फंक्शन, उसको हम डैंसर से याद करते हैं, ये सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो सल्फोन्स को किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं। सल्फोन्स यहाँ पे बात करें मलेरिया के लिए, जी नहीं सर, मलेरिया के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ होते हैं। क्या ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या लेप्रोसी के लिए यूज़ करते हैं सर, सही जवाब है लेप्रोसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है हमारा सल्फोन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है सर, लेप्रोसी। इसके अलावा हम इसको हैंसेंस डिजीज, एक्ने, निमोसिस्टिस निमोनिया, डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी हम इनको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लेप्रोसी से बनेगा कि जहाँ पर भी आपको सल्फोन्स दिखा, सल्फोन्स के बारे में पूछा, आपको लेप्रोसी ही मार्क करके आना है। ठीक, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजेंस एंड यूजफुल इन द एंटी कैंसर एजेंट। देखो सबसे पहला चीज़ आपको कंफर्म करना है क्या है सर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजन। और दूसरी बात क्या कंफर्म करनी है सर कि ये एंटी कैंसर एजेंट होना चाहिए। तो भाई क्या इसमें से एंटी कैंसर तो सारे ही हैं, तो ये सारे ही सही हो गए। ठीक, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें से क्या है सर, नॉन स्टेरॉइडल का कैच है कि वो क्या होनी चाहिए सर, नॉन स्टेरॉइडल और एंटी एंड्रोजन होनी चाहिए। क्या इसमें से सारे एंटी एंड्रोजन है, नहीं सर। तो यहाँ पे कौन सा सही आ रहा है सर, लेकिन अमाइनोग्लूटाथामाइड जो है वो क्या है, नॉन स्टेरॉइडल भी है और एंटी एंड्रोजन भी है, और इनको एंटी कैंसर के लिए काम आते हैं सर, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जब भी आप क्लासिफिकेशन में एंटी कैंसर में एरोमेटेज इनहिबिटर्स की बात करोगे तो वहाँ पर आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 देखने को मिलेगा। टाइप 1 में हम कहते हैं स्टेरॉइडल इनएक्टिवेटर्स एंड टाइप 2 कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल इनहिबिटर्स। तो नॉन स्टेरॉइडल इनहिबिटर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन आते हैं, अमीनोग्लूटाथामाइड, और इनसे रिलेटेड और भी ड्रग्स हैं। ये सभी आप यहाँ से देखेंगे कि अगर इसके अलावा ये भी ऑप्शन में होते तो वो भी क्या होते सर, सही होते। मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो अमीनोग्लूटाथामाइड जो है वो किसको इनहिबिट करता है, डेस्मोलेज को, एंड एरोमेटेज को क्या करता है सर, ये इनहिबिट करता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। इनके साथ में आपको एंड्रोजेंस एंड रिलेटेड ड्रग की भी क्लासिफिकेशन लर्न करनी है। ज़्यादातर आपको 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पे फिनेस्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड आता है। एंटी एंड्रोजेंस की बात करें तो यहाँ पे फ्लूटामाइड, बिक्लूटामाइड, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर्स की बात करें तो सिल्डेनाफिल, टेडानाफिल एंड वर्डेनाफिल से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके भी आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के ही जाएंगे। पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ INH therapy in tuberculosis can be prevented by।
सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने पढ़ाया भी हुआ है, कई बार इसको रिवीजन भी कराया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सर विटामिन B6 विद INH। INH क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पे बेसिकली आइसोनियाजाइड की बात हो रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इज इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद पोटेंशियल ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में कौन आ रहा है सर, सीधे सीधे हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन आ रहा है कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगा सर, इनहिबिट कर देगा। इसके लिए एक और ट्रिक थी कि बाई एट 30 एंड सेल एट 50। तो यहाँ पे 80 से बात करें तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन जो कि 30S पे बाइंड करती हैं, और यहाँ पे स्टेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे राइबोसोम के 50S पे बाइंड करती हैं। तो यहाँ पे हमारा S फॉर स्टेप्टोमाइसिन एंड S फॉर 50S, ये 50S राइबोसोम पर बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। तो हमारा सही आंसर जो है सीधा सीधा हमारा स्टेप्टोमाइसिन हो जाने वाला है। अगर हम बात करें हमारे इथम्ब्यूटॉल की, डैप्सोन की, आइसोनियाजाइड की, तो इनके भी अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे इथम्ब्यूटॉल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है सर, अरेबिनोजिल ट्रांसफरेज, अरेबिनोजिल ट्रांसफरेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिससे आगे चल के जो हमारे सेल वॉल का, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है वो कि अरेबिनोगैलेक्टन, क्या होता है सर, अरेबिनोगैलेक्टन, वो बन नहीं पाता और जो सेल वॉल है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर हम इथम्ब्यूटॉल का जो ये आंसर है वो गलत हो जाने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। डैप्सोन भी यहाँ पर नहीं होगा और आइसोनियाजाइड भी नहीं होगा। इसके मैकेनिज्म को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पर सभी ड्रग्स मेंशन है इनकी, यानी कि जो भी, वैसे तो इनकी ट्रिक होती है, जो भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं, दैट इज़ PERIS, आप नोट करोगे, P फॉर पैराजिनामाइड, E फॉर इथम्ब्यूटॉल, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनियाजाइड, S फॉर स्टेप्टोमाइसिन, एंड ये क्या होती है सर, एडिशनल ड्रग होती है जो कि रेजिस्टेंट को डिले करती है, दैट इज़ थायोएसिटाजोन। अब P से ही बात करें तो एक चीज़ और भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, P से पैराजिनामाइड, देखो यहाँ पे P से पैराजिनामाइड, और P से एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, पेन इन जॉइंट्स। इनके जो सीरियस टॉक्सिसिटी होती है उसमें देखने को मिलता है एथ्रेलजिया, जिसको कहते हैं पेन इन जॉइंट्स। ई से बात करें तो ई से इथम्ब्यूटॉल, और ई से एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी या फिर आई पेन भी एसोसिएटेड होता है। आर से बात करेंगे तो यहाँ पे रिफाम्पसिन, लेकिन आर से एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, रेड ऑरेंज यूरिन डिस्कलरेशन, यानी कि रेडिश ऑरेंज यूरिन जो है वो देखने को मिलता है जब भी आप इस चीज़ को कंज्यूम करते हो, रिफाम्पसिन को। आइसोनियाजाइड की बात करें तो ये क्या है सर, प्रोड्रग है, और यहाँ पर आपको पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। लास्ट में एस फॉर स्टेप्टोमाइसिन, जो कि क्या करता है सर, 50S पे बाइंड करता है राइबोसोम के और इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, और ये क्या करता है, ओटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी। तो इस तरीके से ट्रिक के साथ में आप इन सभी के मैकेनिज्म एज वेल एज इनके टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इनको लर्न करने की ट्रिक क्या थी सर, पेरिस, और इन तीनों में इनिशियल लेटर से ही आप इनके एडवर्स इफेक्ट और ड्रग को भी लर्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। विच एंथी-एलिमेंटिक ड्रग एक्ट बाय डीपोलराइजिंग द हेलमिंथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉजिंग स्पैजम एंड पैरालिसिस। देखो, होता क्या है, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं बेसिकली एन रिसेप्टर पे काम करती हैं, एन रिसेप्टर पे काम करती हैं और रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, बंद। अब ये हो गया बंद तो आगे जाने वाला मैसेज जाएगा नहीं। जो एंटी हेलमिंथिक प्रेजेंट होता है उसमें क्या आ जाता है सर, स्पैज़म में जाता है, अकड़ जाता है, और वो वैसे के वैसे ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है पेशेंट के। अब ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं, क्या वो आइवरमेक्टिन है? जी नहीं सर, आइवरमेक्टिन का मैकेनिज्म अलग है। क्या वो डाई इथाइल कार्बामाजिन है? नहीं सर, ये तो DEC है। दिसंबर में क्या होता है सर, फाइलेरियासिस होता है, ये भी नहीं है। क्या ये पायरेंटल पाल्मोएट है? सर बिल्कुल सही, यही आंसर होने वाला है, क्योंकि नन ऑफ द अबव तो वैसे भी ऑप्शन हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो गया हमारा पायरेंटल पाल्मोएट। अब देखते हैं बस अलग अलग एंटी हेलमिंथिक ड्रग की अलग अलग जो है एक्शन। सबसे पहले पायरेंटल पाल्मोएट की बात करें तो ये क्या करती है सर, स्पैस्टिक पैरालिसिस कॉज करती है। और बात करें वहीं पाइपेराजीन की तो ये गाबा रिसेप्टर के थ्रू क्या करती है सर, फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करती है। देखो, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, FP एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP।
ठीक है, FP और मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ SP। ठीक, तो SP कॉज करेगा पैरेंटल पैल्मोएट एंड पाइपेराजीन क्या कॉज करेगा सर, FP कॉज करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे तमाम ड्रग मेंशन है, इन सभी को आप डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज एल्बेंडाजोल पे क्वेश्चन आ चुका है, आइवरमेक्टिन पे आ चुका है, यहाँ पे पाइपेराजीन पे आ चुका है एंड पैरेंटल पैल्मोएट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ ही साथ प्राजिक्विंटल को भी मिस करना ना छोड़े, यहाँ इसको भी कवर करना ही करना है आपको। ऑल आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोक्वीन एक्सेप्ट, देखो क्लोरोक्वीन से क्वेश्चन आ गया। एक फन फैक्ट कि भाई क्लोरोक्वीन जो होता है इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तक की जितनी भी ड्रग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ब्लरिंग ऑफ विजन, साइकोटिक एपिसोड, हीमोलाइटिक एनीमिया एंड स्किन रैश, तो यहाँ पे ये सभी इसके साइड इफेक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ हीमोलाइटिक एनीमिया को छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं, हम क्लोरोक्वीन के बारे में और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई क्लोरोक्वीन की वजह से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऑक्यूलर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जहां पर जो विजुअल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। साइकियाट्रिक इश्यूज देखने को मिलते हैं, हेलुसिनेशन, पैरानोया, सुसाइडल आइडिएशन देखने को मिलता है। अगर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन पोटेंशियलिटी की बात करें तो ये क्या होती है सर, लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोटेंशन कॉज करता है, यानी कि आपका जो BP है वो बहुत ही ज़्यादा घटा देता है। साथ ही साथ प्रोराइटस एंड फोटो सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है। और क्लोरोक्वीन के सर यूजेस क्या हैं, तो ये यूज़ होता है सर एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। किसके लिए यूज़ होता है सर, एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, क्लेवुलेनिक एसिड की बात करें, देखो फिर से पेनिसिलिन चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन है। क्लेवुलेनिक एसिड यहाँ पे सीधे सीधे आपके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है कि क्लेवुलेनिक एसिड क्या होता है। पोटेंट इनिबिटर ऑफ सेल वॉल ट्रांसपेप्टाइडेज, स्पेसिफिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है या फिर इनएक्टिवेट करता है बीटा लैक्टमेजेस को। तो सर क्लेवुलेनिक एसिड क्या है, बीटा लैक्टमेजेस को इनिबिटर है, ये हमारा सही आंसर होने वाला है, यानी कि C विल बी आवर करेक्ट आंसर। बात करें पेनिसिलिन्स की तो पेनिसिलिन 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहली होती है हमारी नेचुरल, दूसरी होती है स्टेफिलोकोकल एंड उसके बाद होती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, फिर आती है हमारी बीटा लैक्टमेजेस इनिबिटर। अब देखो नेचुरल में बात करें तो ये हमारी पेनिसिलिन G और पेनिसिलिन V आई थी। सबसे पहले जो पेनिसिलिन G आई थी ये क्या थी सर, हमारे एसिड में स्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर पेनिसिलिन V आई, ये क्या थी सर, एसिड में स्टेबल थी। और इसके बाद जितनी भी आई ये सारी ही एसिड में क्या है, स्टेबल थी। ठीक, अब इनके अलावा कुछ एक्सटेंडेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस क्लासिफिकेशन से भी पूछे जा सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेजेस करके भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर आपको सिलीन वाली ड्रग्स मेथिसिलिन, नेफेसिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉन रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेजेस में पेनिसिलिन G, V, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, इनको आप टारगेट कर सकते हो। एसिड स्टेबल करके भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, वहाँ पे आप पेनिसिलिन V से लेके एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन को बता सकते हो। अनस्टेबल की बात करें तो पेनिसिलिन G ही ज़्यादा टाइम पूछा गया है। ओरल लेने वाली पेनिसिलिन कौन सी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। पेरेंटल लेने वाली कौन सी है, तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं वहाँ से एक क्वेश्चन बनने की आशंका होती है। तो इन सभी चीज़ों को आप अभी स्क्रीनशॉट लेंगे और ज़रूर से ज़रूर, कम से कम नहीं तो 2 बार रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया। देखो गोनोरिया तो हम ऑलरेडी कौन से चैप्टर में पढ़ा था, हमने पेनिसिलिन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब जहाँ भी पेनिसिलिन दिखे टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में भी नहीं होगा कि हम इस चीज़ को दोबारा पढ़ें। अब देखो ड्रग ऑफ चॉइस से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सीरियल वाइज यानी कि A से शुरू करके सीधे V तक जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट डिजीज़ को आप यहाँ से लेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं उनको पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और क्वेश्चन को आगे बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्लोरोक्वीन ट्रीटमेंट इज़ अ चॉइस फॉर, क्लोरोक्वीन किस लिए यूज़ होता है, P मलेरियाई के लिए यूज़ होता है, ओवेल के लिए भी यूज़ होता है, वाइवैक्स के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि इन सभी के लिए यूज़ होगा। ऑप्शन B ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होने वाला है। क्लोरोक्वीन की क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो एक्यूट अटैक ऑफ नॉन फैल्सीपेरम एंड सेंसिटिव फैल्सीपेरम मलेरिया प्रेगनेंसी में इनको हम यूज़ करते हैं। कीमो प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो एक्सेप्ट इन रीजन्स वेयर P फैल्सीपेरम इज रेजिस्टेंट, तो जहाँ पे P फैल्सीपेरम रेजिस्टेंट है वहाँ पे छोड़ के बाकी हम सभी कीमो प्रोफाइलेक्सिस में इनको यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ कोविड में भी इनकी काफ़ी डिमांड थी। तो क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात करें यहाँ पर, और इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है, अराउंड 1600 समथिंग। तो पायरेंटल पाल्मोएट
इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, देखो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, लेकिन अब यहाँ पर सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ रहा है कि पायरेंटल पाल्मोइड किस ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है। क्या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए होता है? नहीं सर, ये तो हेलमिंथिक के लिए होता है। पिन वॉर्म, देखो हेलमिंथिक है और पिन वॉर्म है, तो भाई सही आंसर होने वाला है। अमीबियासिस के लिए हम पायरेंटल पाल्मोइड नहीं यूज़ करते, सिस्टोसोमियासिस के लिए भी हम इनको नहीं यूज़ करते, तो सही आंसर हमारा पिन वॉर्म इन्फेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सभी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है और उनके साथ में उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मेंशन है और उनसे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, आप इनको देख सकते हो। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड या तो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, द मोस्ट कॉमन ड्रग कॉजिंग एनाफाइलेक्सिस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एनाफाइलेक्सिस के लिए सबसे कॉमन ड्रग कौन सा है सर? पेनिसिलिन। ठीक है, ट्रिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक, पैरासीटामॉल तो बिल्कुल ज़्यादातर लोग पैरासीटामॉल भी मार देते हैं। देखो पैरासीटामॉल ऐसा नहीं है कि जैसे आप रियल लाइफ में करते हो कि कुछ भी हुआ पैरासीटामॉल ले लिया, एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं करना है कि हर एक के लिए पैरासीटामॉल क्योंकि बहुत ईजी ऑप्शन है, जहाँ कहीं भी आया आप इग्नोर करने की ही कोशिश करो कि पैरासीटामॉल तो आंसर नहीं ही होगा। फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर इनमें से किन के साथ देखने को मिलता है, जो कि ये सारी क्या हैं? एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स के साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर देखने को मिलता है। क्या वो इथम्ब्यूटॉल है? नहीं सर। क्या वो रिफाम्पिसिन है? जी सर बिल्कुल। क्या वो आइसोनियाजाइड है? नहीं सर। नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन होता ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सही हो चुका है, तो रिफाम्पिसिन हमारा सही आंसर होने वाला है। और इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि कैटेगरीज की बात करें, वो एंटीबायोटिक दैट इज लाइकली टू रिड्यूस द बर्थ कंट्रोल पिल इफेक्टिवनेस को जो कम करेगा वो कौन है सर? रिफाम्पिसिन। एंड एंटीबायोटिक एसोसिएटेड विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इन 3 और मोर केसेस रिपोर्ट्स, तो वो यहाँ पर ये वाली ड्रग्स हैं। एंड एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इन एटलीस्ट 1 केस रिपोर्ट, तो वो यहाँ पर ऐसे हैं। देखो ये दोनों जगह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधा सीधा इस स्टेटमेंट को देगा और ये ऑप्शन रहेगा, इनको चूज करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो मेसना इज गिवन इन एक्रोलिन टॉक्सिसिटी, आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंटी कैंसर से बन रहा है कि भाई एंटी कैंसर में एक ड्रग होती है साइक्लोफॉस्फेमाइड, जब भी उसको देते हैं तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट बनता है एक्रोलिन, जिसकी वजह से क्या होता है सर? एलोपेशिया और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम मेसना को यूज़ करते हैं, नन ऑफ द अबव को भी छोड़ते हैं। फॉलिक एसिड मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी में हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, बिल्कुल सही है। साइक्लोफॉस्फेमाइड को हम एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट भी हम यूज़ करते हैं, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर, इनमें से कौन सी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं? पेनिसिलिन बिल्कुल सर। सेफेलोस्पोरिन ये भी हैं, इमिपेनम ये भी हैं। देखो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं सर? बीटा लैक्टम रिंग जिसमें प्रेजेंट होती है उनको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इमिपेनम सभी में प्रेजेंट होती हैं, तो डी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। बात कर रहे हैं कैसे हमें पता चला, तो सॉरी सीधे सीधे ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? क्लासिफिकेशन से आया है। आप इस क्लासिफिकेशन को लर्न कर लो और आप हर तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। साथ में आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, अब देखो ये भी एंटी कैंसर है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे एक्टिनोमाइसिन डी, ये कभी भी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में ही आती हैं। ठीक, अभी यहाँ पे अलग अलग फेजेज़ में अलग अलग ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं, कौन सी फेज़ में कौन से ड्रग को यूज़ करते हैं। जैसे G1 की बात करें तो यहाँ पे एक्टिनोमाइसिन यूज़ करते हैं, S की बात करें तो यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स को यूज़ करते हैं, और G2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स को, और M की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स को हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स, इनको भी हमें लर्न करना है, एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग जहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन आया हुआ था उससे रिलेटेड भी हमको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। और साथ में ही हार्मोनल एजेंट्स, इनकी भी हम पढ़ाई करेंगे जहाँ पे हम एरोमेटेज इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसका पीछे कर चुके हैं। ठीक, इसी के साथ इस लेक्चर को आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंटी कैंसर्स, एंटीबायोटिक्स को हम मिक्स करके ये पूरी सीरीज़ कर रहे थे, जहाँ पर हमने सीखा कि किस तरीके से हमें चैप्टर को टारगेट करना है, किस एरियाज़ में फोकस करना है, क्या मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और कुछ जो ऐसे
पार्ट्स थे जो आपसे छूट गए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश हमने करी है। इसी के साथ एक नई अनाउंसमेंट है कि हमने नई बुक जीपैट कंपेनियन लॉन्च कर दी है। इसमें एमसीक्यूज़ के साथ साथ एक बेटर वे में एक्सप्लेनेशन भी है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कभी आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो कभी आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है। जीपैट कंपेनियन की बात करें तो इस टाइम 75% ऑफ में चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एग्ज़ाम करीब है और ज़्यादा सर आपको जल्दी से जल्दी रिक्वायरमेंट होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाएँ। तो जीपैट कंपेनियन सिर्फ टॉप 50 एस्पिरेंट्स के लिए 299 में एंड 5 मिनट फार्माकोलॉजी, जहाँ पे फार्माकोलॉजी के हर एक चैप्टर को 5 मिनट में समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दैट इज़ फॉर 399, 75% ऑफ में। बुक को लेने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे, या फिर ऑल्सो आप मेल लिख सकते हैं ऊपर दिए गए मेल पे। इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले और ऑन टाइम पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून टू फार्मालिक्स फॉर मोर फार्मेसी एंड मेडिकल अपडेट्स। थैंक यू।